चले तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सिंगापुर जैसी सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं। भारत ने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान टाइम में इस खबर को तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, भारत अपने क्षेत्र में सिंगापुर जैसी कई सफलताओं की कहानी बनाना चाहता है। अपने सिंगापुरी समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात के अलावा मोदी ने सेमीकंडक्टर पर एक समझौता ज्ञापन सहित प्रमुख समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो सेमीकंडक्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भारत का पहला तिरुवल्लपुरम सांस्कृतिक केंद्र तमिल कवि दार्शनिक के नाम पर है, जल्दी सिंगापुर में खुलेगा, क्योंकि दोनों पक्ष अगले साल द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और सिंगापुर भारत के लिए सिर्फ एक साझेदार देश नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताते चले कि खुद इसको लेकर साफ ये कहा गया है कि सिंगापुर के साथ भारत के संबंध आगे और बेहतर होंगे। इंडिया S4 एलिवेट टाई टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी सिंगापुर के साथ जो पार्टनरशिप है वो हो चुकी है भारत की। बिल्कुल, देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने भी जगह दी है, क्योंकि सिंगापुर भारत के लिए एक सिर्फ साझेदार देश नहीं होगा, सिंगापुर सभी विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। हम भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मोदी ने हिंदी में दिए गए भाषण में कहा कि सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट नीति का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखिए, पूजा बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आसपास के जो हमारे तमाम राष्ट्र हैं, स्पेशली एशियाई देशों का हम जिक्र करते हैं, तो उनसे संबंध प्रगाढ़ होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, और साझा लोकतांत्रिक मूल्य हम दोनों को जोड़ते हैं। ये प्रधानमंत्री से साफ तौर पर कि सिर्फ सिंगापुर के साथ संबंध बेहतर नहीं करना है, बल्कि इन संबंधों को और मजबूत करना है, ताकि भारत में हम ऐसे कई सिंगापुर जैसी व्यवस्थाएं ला सके जो बेहतर हो यहाँ के लोगों के लिए भी। देखिए, आपको बता दें, इसमें सिंगापुर की जितनी भी कंपनियां हैं, तकनीकी कंपनियां हैं, भारत कौशल के मिश्रण से धाक बनेगी। ठीक है, ये जो होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जिससे कि एशिया में जो बढ़ावा है, जो वर्चस्व है, पूरे देश में बढ़ सके एशिया का। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की सूची को लेकर भाजपा में बेचैनी है। बिल्कुल, देखिए, 12 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी तो कर दी गई, लेकिन कई उम्मीदवारों ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। देखिए, भाजपा के कम से कम 12 वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दिया। इसमें से एक मंत्री रहे, एक विधायक, 6 पूर्व विधायक शामिल हैं। वहीं अन्य नेताओं ने संकेत दिया है कि नामांकन की अंतिम तिथि से पहले सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस्तीफा देने वालों में मौजूदा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी इकाई के प्रमुख करमदेव कंबोज, रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा और किसान इकाई के प्रमुख सुखविंदर शिवराणा शामिल हैं। नेताओं ने आज अपने इस्तीफे में राज पार्टी प्रमुख मोहनलाल बडौली को भेजे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। बिल्कुल, देखिए, और 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं बीजेपी के जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है, और ये सभी सीनियर बीजेपी के नेता रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टेट मिनिस्टर, एक एमएलए हैं और 6 फॉर्मर एमएलएज हैं। रिजाइन फ्रॉम द पार्टी ऑन थर्सडे, अपसेट ओवर इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 67 कैंडिडेट्स, यानी कि 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, इससे नाराज होकर 12 बीजेपी के लीडर्स ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। लिस्ट ऑफ पीपल हु रिजाइन इंक्लूड सिटिंग मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला, जो कि ओबीसी से आते हैं, यूनिट चीफ करमदेव कंबोज, रतिया लॉ मेकर लक्ष्मण दास नापा और फॉर्मर यूनिट चीफ सुखविंदर शेओरन, जो ये लीडर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। देखिए, ये अपने आप में हम कह सकते हैं पूजा बड़ी बात है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी के लिए चुनौती जो खड़ी हो जाती पूजा, वो ये होती है कि आप 2 साल तो सत्ता पे कायम रहे, तीसरी बार आप कैसे वापस सत्ता बनाएंगे। सत्ता बनाने के लिए आपको अपनों को जोड़ना पड़ेगा, अपनों को मनाना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं, कि 10 साल की जब सत्ता होती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और यही बड़ी वजह भी है कि आप पहली लिस्ट में 8
तमाम विधायकों को, जो पूर्व विधायक थे, उनको साइडलाइन किया गया। 5 नए चेहरों को मौका दिया गया और यही बात जो है वो नागवार गुजरी और लगातार इस्तीफों का जो दौर है वो बीजेपी में चल रहा है, जो एक चुनौती से कम नहीं है बीजेपी के लिए। बिल्कुल देखिए, और इस बार बीजेपी की स्ट्रेटजी भी है, एक नीति है बीजेपी की कि नए चेहरों को जगह दी जाएगी और जो पुराने चेहरे हैं जिन्होंने रहते हुए जब वो सत्ता में थे बेहतर काम नहीं किया, बेहतर प्रदर्शन उनका नहीं रहा, रिपोर्ट कार्ड जो है वो बेहतर नहीं रहा, तो ऐसे चेहरों को बीजेपी दोबारा मौका नहीं देगी। और ठीक वही हुआ, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर ले और फिर चाहे राजस्थान की बात क्यों ना कर ले, और अब बारी हरियाणा की है। अब जरा ये तस्वीर देखिए पूजा, अपने दर्शकों को भी हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ रोते हुए चेहरे आप देखिए, चेहरे रोते हुए हैं, इस बात का दुख है, मलाल है टिकट नहीं मिलने पर। पूर्व मंत्री हैं कविता जैन, वो रो रही हैं। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, वो भी फूट फूट कर रोए। इसके अलावा फूट फूट कर रोने के बाद आंसू पहुंचते विशंबा वाल्मीकि भी नजर आए। टिकट की मिलने की खुशी में जगमोहन हंसते हुए नजर आए। देखिए, ये बड़ी बात हो गई है कि कहीं ना कहीं 67 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा है और बेटिकट नेताओं में असंतोष जो है वो बढ़ गया है। 250 ने इस्तीफा दे दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री बोले मुस्लिमों के कारण स्थिति खराब हो गई है और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह है, अपनी ही पार्टी के विधायकों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा है। बिल्कुल देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, इस खबर को भी हम आप तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल देखिए, जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि शिमला में एक मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है, विधानसभा में बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की संजौली मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के कारण इलाके में तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये अवैध संरचना थी, पहले एक मंजिल का निर्माण हुआ, फिर बाकी का निर्माण हुआ। मंत्री ने आगे कहा, उन्हें अवैध गतिविधियों के बारे में लिप्त रहने की आदत है। मस्जिद बनाई है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं से बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। चोरी और लव जिहाद की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। यह हमारे देश और राज्य के लिए खतरनाक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि जब अवैध निर्माण हो रहा है तो प्रशासन ने अब तक मस्जिद का बिजली पानी क्यों नहीं काटा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री बोले मुस्लिमों को लेकर कई सवाल पूछे गए, मस्जिद को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। और ये अमूमन पहली बार नहीं, अमूमन यही देखा जाता है जब भी इस तरह का कोई मसला सामने आता है पूजा, तो हमेशा मंदिर और मस्जिद किया जाता है, धर्म को यहाँ पर बीच में लाया जाता है। स्पेशली एक वर्ग को यहाँ पर कह सकते हैं कि निशाना बनाया जाता है। ये कहा जाता है उनके द्वारा कि आप एक वर्ग को साध रहे हैं, उन्हीं को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें ये अवैध निर्माण का बात सामने आई थी और इसी को लेकर बिल्कुल देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह को अपनी ही पार्टी के विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा है। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि शिमला में एक मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है, तो राज्य विधानसभा में बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की संजौली मस्जिद के निर्माण की जांच की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के कारण इलाके में तनाव काफी ज्यादा पैदा हो गया और जब ये मालूम था कि मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है तो आखिर मस्जिद में कार्रवाई की जो मांग अब की जा रही है, ये मांग पहले क्यों नहीं की गई, क्यों बिजली को नहीं काटा गया, पानी की सुविधा को नहीं रोका गया। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जब चीज़ें बन जाती हैं, अमूमन स्थितियां तभी सामने आती हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। हालांकि इसका विरोध ज़रूर किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी केजरीवाल की। केजरीवाल को जमानत से गिरेगा हाईकोर्ट का मनोबल, ये सीबीआई ने कल आपको बता दें कहा है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपकाई नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस बात को कहा है। बिल्कुल देखिए, केजरीवाल तो बीमा अरेस्ट ताकि जेल से छूट ही ना पाए, ये बात कही गई है। तो देखिए, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के समक्ष केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए और दूसरी जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को बीमा अरेस्ट करार दिया, क्योंकि ये गिरफ्तारी ईडी मामले में केजरीवाल की रिहाई के ठीक पहले 26 जून को की गई थी। सिंघवी बोले, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि जेल में ही रखा जा सके। बताया गया कि मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया। देखिए, आपको बता दें, जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए चुनौती देते हुए एक और विशेष अनुमति याचिका दायर करने की बात कही थी। अब देखिए, इस पूरे मामले पर कल दिन भर सुनवाई चली थी। अब देखना ये होगा, सीबीआई हमेशा यही कहती आई है कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है तो वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र राज्य के बीच कोई टकराव नहीं है, वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कुछ विपक्षी नेताओं की बयानबाजी का खंडन किया, जो दावा करते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट और टकराव है। देखिए, चेन्नई में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री की अंतर्दृष्टि आगे का रास्ता विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, यदि आप एक ऐसे कराधान प्रणाली चाहते हैं जिसमें करदाताओं को परेशानी के बिना राजस्व सृजन हो तो संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए और इसके साथ में इसको साथ ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राजस्व सृजन तब होता है जब केंद्र और राज्य दोनों विकास की बात करते हैं, गतिविधियों कर आधार को व्यापक बनाने में एक साथ काम करते हैं। और यही बात है, आपको बता दें, कहिए नो फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑन द जीएसटी फ्रंट, इंसिस्ट एफएम। देखिए, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन द थर्सडे डिनाइड द फ्रिक्शन अबाउट द opposition's leaders to the claim with the bitterness and the friction between the center and the state on the goods and service tax। यानी कि जो आप फैला रहे हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में जीएसटी को लेकर एक कड़वाहट की स्थिति है, तो ये कतई नहीं है। सब काम जो है वो स्मूथ तरीके से चल रहा है। हमारा मकसद ये है कि विकास के पथ पर देश अग्रसर हो और आर्थिक तौर से सुदृढ़ हो, सक्षम हो। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पक्ष साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की किसी भी तरह की कोई भी दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी तरह का संबंध खराब हुआ है। संबंध बहुत बेहतर है राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के, और लगातार इसके लिए काम भी किए जाते हैं। सीतारमण ने कहा, मैं निश्चित रूप से इस कथन का खंडन करती हूँ कि जीएसटी से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव है, क्योंकि मैं देखती हूं कि जीएसटी परिषद की बैठकों में क्या होता है। बिल्कुल, देखिए, चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। तेलंगाना में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस खबर को भी जगह दी है। सीपीआई अल्लूरी सीताराम राजू समिति को गुरुवार को, आपको बता दें, ये बात कही गई है। और इसी के साथ ही बड़ा झटका लगा जब तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम जिले के मोथे गांव में पासवा क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसके 6 कार्यकर्ता मारे गए। इधर पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, 1 SLR और 303 राइफल, एक पिस्टल समेत 5 हथियार बरामद किए। साथ ही गोला बारूद के किट बैग सामग्री बरामद की गई। सूत्रों ने बताया है कि मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं और तेलंगाना पुलिस के नक्सल विरोधी बल गांव के 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल कांस्टेबल्स को पहले भद्राचलम के एक अस्पताल में ले जाया गया, इसके बाद हैदराबाद के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों की स्थिति अब बेहतर बताई गई है। इस घटना से इस गैर कानूनी संगठन के कारकागुडेम और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में फिर से पैर जमाने के प्रयास को झटका भी लगा है। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया सिंगापुर डिसाइडेड टू गो बिग ऑन चिप्स और साइन MOU, और जिस तरह से इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर 6 ऐसे माओवादी हैं जिन्हें मार गिराया गया है। 6 माओवादी वर किल्ड एंड 2 security personnel injured in an encounter with police in तेलंगाना बहादुरी, जहां पर तेलंगाना के
बहादुरगढ़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए, जबकि 2 जवान घायल हो चुके हैं। One of secretary personally was critical and undergoing treatment, and police said an encounter broke out between police and Maos in Telangana। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये कि फिलहाल जो घायल पुलिसकर्मी है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की स्थिति काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है और वो अंडर ट्रीटमेंट है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और जो भी होगा उसे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऑन द प्रीवियस डे बॉडीज ऑफ 6 माओवादीज killed in an encounter with security person were brought to the mortuary of दंतेवाड़ा, यानी कि दंतेवाड़ा के मॉर्चरी में वो जो 6 माओवादी मारे गए उनके शव को भी लाया गया। और साथ ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये जानकारी है, सेक्रेटरी फोर्सेस हैड किल्ड दीज माओस ड्यूरिंग एन ऑपरेशन इन द फॉरेस्ट एट दंतेवाड़ा बीजापुर ऑन ट्यूसडे, यानी मंगलवार की ये पूरी घटना है जिस दिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर के जंगलों में इन 6 माओवादियों को मार गिराया गया। लास्ट मंथ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीम विल बी कंप्लीटली, तो यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अगर किसी भी तरह की कोई भी हानि किसी को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो उसे हम बख्शेंगे नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मॉनसून ऑपरेशन बस्तर में शुरू किया गया। इस बीच आप ये भी जान लीजिए 2 दिन में नक्सलियों को इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसे? 15 नक्सली 2 दिन के भीतर मारे गए। कोताकुड़म में पहले दंतेवाड़ा में 9 जवानों ने 9 नक्सलियों को ढेर किया था। इसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। नक्सलवाद का खात्मा जल्द किया जाएगा। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही। इसके अलावा जब आम चुनाव चल रहे थे उसी बीच कहीं ना कहीं जब अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तब ये कहा गया था कि ऐसी रणनीति, ऐसी योजना तैयार की जाएगी कि 6 महीने के भीतर ही हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और देखिए सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार के सहयोग से इसी दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ा रही है। चलो खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब सरकार ने ईंधन पर वैट बढ़ा दिया है, बिजली सब्सिडी वापस ली है। विपक्षी दलों ने कहा इसका विरोध करेंगे। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल, देखिए और उपभोक्ताओं के लिए इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी अगुवाई वाली सरकार ने गुरुवार को मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को लेकर बड़ा ऐलान किया और इसे बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत बढ़ा दी गई है। देखिए आपको बता दें साथ ही 7 किलो यानी कि केडब्ल्यू से अधिक स्वीकृत लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी सब्सिडी खत्म कर दी है। इस कदम से क्या होगा कि जो नकदी की कमी से जूझ रहे हैं राज्य के वित्तीय संकट को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जबकि ईंधन की कीमतों में वृद्धि को कहीं ना कहीं आपको बता दें राजनीतिक दलों, पेट्रोलियम व्यापारियों सहित कई तरीके से इसे कारगर माना जा रहा है। तो पंजाब हाइक्स वैट ऑन द फ्यूल, रोल्स बैक द पावर सब्सिडी। The Punjab government on the Thursday hiked and the value-added tax VAT on the petrol and diesel by the 61 paise and the liter of the 92 paise per liter, respectively. Already petrol in the Punjab rates 96.8 यानी कि 96 रुपये 83 पैसे बिक रहा है और इसी को लेकर अब आगे कंसीडर किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो है पंजाब सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की अपने राज्य के बाशिंदों के लिए। बिल्कुल, देखिए और वृद्धि को राजनीतिक दलों और पेट्रोलियम व्यापारियों सहित कई इलाकों से तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई जिसमें डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि डीजल की वैट दर में 0.92 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की वैट दर में 0.61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने 7 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी भी अब खत्म कर दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य के राजस्व में सालाना 2400 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। देखो और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पंजाब के जो बाशिंदे हैं, जो राज्य के
लोग हैं उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, भारत चीन शांति मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, पुतिन ने बात कही है। एनबीटी ने इस खबर को तरजीह दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कही है। आपको बता दें कि गुरुवार को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए संभावित मध्यस्थों के रूप में ब्राजील, चीन और भारत का नाम लिया। कहा इन तीनों देशों के नेताओं के साथ उनके विश्वास भरोसे के रिश्ते हैं। व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान बोलते हुए पुतिन ने तर्क दिया कि मार्च 2022 में तुर्की में वार्ता के दौरान रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों द्वारा समझौता किया गया था। रूसी आक्रमण शुरू होते ही कुछ हफ्तों के भीतर भविष्य में किसी भी वार्ता के लिए आधार के रूप में काम करना चाहिए। तो देखिए, यूक्रेन पर भारत चीन के संपर्क को लेकर पुतिन ने बयान दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि भारत, चीन और ब्राजील 3 देश हैं जिनके साथ वो यूक्रेन संघर्ष के संबंध में लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा, हम अपने दोस्तों और साझेदारों का सम्मान करते हैं, खासतौर पर चीन, ब्राजील और भारत का। इस संघर्ष से जुड़े सभी मुद्दों को ईमानदारी से सुलझाना चाहते हैं। और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन बोले, अगर यूक्रेन बातचीत जारी रखने की इच्छा रखता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के 2 हफ्ते के भीतर पुतिन का ये बयान आया है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खोजने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पुतिन ने भारतवंशी कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि जो मध्यस्थता की भूमिका है उसे निभाने में भारत का भी एक बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आपको याद होगा, रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हो रहा था तो बहुत से ऐसे देश थे जो कुछ यूक्रेन के साथ हो रहे थे, बहुत से ऐसे देश थे जो कि रूस के साथ हो रहे थे। भारत ने उस वक्त तटस्थता की भूमिका निर्वहन की। वो कह साफ तौर भारत तभी कहा था युद्ध का वो समर्थन नहीं करते हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि आपको बता दें, अब पुतिन ने कहा, ये अपने आप में देखिए बड़ी बात है। पुतिन ने कहा कि देखिए, मैं राजी हूँ कि मोदी के, पुतिन, जेलेंस्की वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं तो बात बन सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को बीच में रखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के चूंकि अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं और जेलेंस्की से भी संबंध अच्छी है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये अच्छे संबंध बताए जा सकते हैं, और ये भारत के लिए भी एक अचीवमेंट कही जाएगी। क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। यूक्रेन में जारी संघर्षों को लेकर भारत, चीन और ब्राजील लगातार उनके साथ संपर्क में है। भारत समेत 3 देशों युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए गंभीर प्रयास में जुटे हैं। देखिए, न सिर्फ भारत, देखिए चाइना भी यही चाहता है, क्योंकि चाइना को भी भारी नुकसान हो रहा है। ब्राजील भी यही चाहता है। यानी कि व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में पुतिन ने कहा, यदि यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आकर भारत सहित चीन और ब्राजील की मध्यस्थता में शांति बहाल करने के लिए आगे बढ़ता है तो मैं राजी हूँ। बिल्कुल, देखिए, और साफ तौर पर पुतिन ने ये कह दिया है कि अगर युद्ध रुकवाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले बातचीत हो। बातचीत के दौरान ही ये फैसला लिया जा सकता है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उस पर किस तरह से ब्रेक लगाई जाए। यूक्रेन विवाद पर भारत के साथ संपर्क में है पुतिन। रूसी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता के लिए चीन और ब्राज़ील के साथ साथ भारत के नेतृत्व पर भरोसा पूरे तरीके से जताया। कहा, ये देश यूक्रेन संघर्ष का समाधान करने में रखते हैं ईमानदारी से रुचि। जुलाई में मॉस्को और अगस्त में यूक्रेन यात्रा कर मोदी कर रहे मध्यस्थता की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शांति वार्ता भारत को कराने का दे चुके हैं प्रस्ताव। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुंबई में सेबी अध्यक्ष के विरोध में प्रदर्शन किया गया और इस्तीफे की मांग की गई है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को जगह दी। पूंजी बाजार विधायक भारतीय प्रतिभूमि कर्मचारियों के लिए एक समूह में सेबी मुख्यालय में प्रदर्शन हुआ। तो देखिए, पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कर्मचारियों के एक समूह ने गुरुवार को मुंबई स्थित सेबी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सेबी की ओर से जारी उस प्रेस वक्तव्य पर आपत्ति जताई किसमें वित्त मंत्रालय को लिखे गए उनके पिछले पत्र को गैर पेशेवर करार दिया गया है।
देखिए, सेबी अध्यक्ष के विरोध में अब कर्मी उतरे हैं, मांगा है इस्तीफा। थोड़ा तफसील से इस खबर को आप तक पहुंचा देते हैं। गैर पेशेवर करार देने पर मुंबई के मुख्यालय के बाहर 200 कर्मचारी प्रदर्शन करने में जुट गए। देखिए, पूंजी बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कर्मियों के एक समूह ने गुरुवार को मुंबई स्थित सेबी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सेबी की ओर से जारी उस प्रेस वक्तव्य पर आपत्ति जताई थी जिसमें वित्त मंत्रालय को लिखे गए उनके पिछले पत्र को गैर पेशेवर करार दिया गया था। बृहस्पतिवार को तकरीबन 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन में 200 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रेस विज्ञप्ति को तुरंत वापस लेने, सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग भी करी। उधर सेबी ने अपने बचाव में गैर पेशेवर कार्य संस्कृति, खराब वातावरण में दावों का खंडन करते हुए कर्मचारियों को ही गलत करार दे दिया। सेबी ने बुधवार को बयान में कहा था कि संस्था उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता को कमजोर करने के लिए कर्मचारियों को बाहरी तत्वों से गुमराह कर दिया गया है। इसी का विरोध प्रदर्शन किया गया। सेबी चेयरपर्सन का विरोध ऐसे वक्त पर हो रहा है जब उन पर अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और कांग्रेस पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। यानी कि अब कह सकते हैं बुच जो है वो दुगने विरोध का सामना कर रही हैं। एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब खुद ही के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और गुरुवार के करीब 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन में लगभग 200 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और इस विरोध प्रदर्शन में जिसमें कर्मचारियों ने प्रेस विज्ञप्ति को तुरंत वापस लेने और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की है। तो उधर सेबी ने अपने बचाव में गैर पेशेवर कार्य संस्कृति और खराब वातावरण के दावों का खंडन करते हुए कर्मचारियों को गलत बताया। यानी कि उन्होंने तमाम कर्मचारियों को गलत ही साबित किया। देखिए, पहली मर्तबा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस बार जब आई तब सीधे सेबी डायरेक्टर पर ही सवाल निशान खड़ा कर दिया था। सवाल तभी से खड़ा होना शुरू हो गए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। 35 रुपए किलो की दर से प्याज की बिक्री शुरू हुई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को ये तमाम बड़ी बातें कहती हुई नजर आई। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के उपभोक्ताओं को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर प्याज की खुदरा बिक्री का पहला चरण शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से 4.7 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखने वाले एनसीसीएफ और नेफेड अपने स्टोर मोबाइल वैन के जरिए खुदरा बिक्री करेंगे। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के परेल और मलाज में 38 खुदरा दुकानों पर प्याज को बेचा जाएगा। प्रमुख खपत वाले क्षेत्रों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल के आउटलेट्स पर भी प्याज रियायत दामों पर बेचेगी। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की खुदरा कीमतें गुणवत्ता, स्थानीयता के आधार पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक चल रही हैं। तो फिलहाल देखिए, अब 35 रुपए की दर से प्याज की बिक्री शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए, और दीपिका सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई जिस तरह से चरम पर है और इस महंगाई के बीच सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो महिलाओं पर पड़ता है, घर की गृहिणियों पर पड़ता है। लेकिन अब 35 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से जो प्याज है वो बिकेगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उतनी राहत तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत राहत गृहिणियों को ज़रूर मिलेगी, लोगों को थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, प्याज की जो कह सकते हैं इस बार पैदावार हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते ख़राब हुई और भारी मात्रा में जो है प्याज की खेती जो है वो प्रभावित हुई थी। और यही बड़ी वजह भी रही कि किस तरीके से प्याज के दाम जो है वो लगातार बढ़ते गए। अब सरकार की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है। तमाम जो संस्थाएँ हैं, जैसे कि मान लीजिए मदर डेयरी हुई, ये तमाम जो रिटेलर्स हैं, इनके साथ अब कोलैबोरेशन किया जाएगा। अब खुदे तरीके से प्याज को बेचने की अब कोशिश की जाएगी। 35 रुपये किलो इसके दाम रखेंगे। इसके लिए न सिर्फ आप देखिए, ई कॉमर्स साइट की भी मदद ली जाएगी। पूजा, बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका फायदा होगा और कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इसका फायदा होगा। क्योंकि किसानों को फायदा इसलिए कि अब उन्हें उनके प्याज जो है वो ठीक दाम उनको सब्जियों के मिल पाएंगे। महिलाओं को फायदा इसलिए होगा क्योंकि महंगाई से उन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हम अगली खबर का।
दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जाम हो चुका है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का दौर जारी है और बादल जो है वो छाए हुए नजर आए, धुंध भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बृहस्पतिवार को शाम हुई तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और इससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जल भराव से कई इलाकों में जाम लग गया और इसी दौरान जाम लगने के बाद प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक बृहस्पतिवार दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 1 डिग्री नीचे था। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, नजर दौड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कल जो शाम होते होते हम भी जब ऑफिस से बाहर निकल रहे थे तब किस तरीके से भारी जाम का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी ही बारिश में मानो जो सड़कें हैं वो इस वक्त लबालब हो गई और लगातार आपको बता दें कि जाम की स्थिति निर्मित हो गई। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें ये सड़कों की स्थिति है। हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बारिश जैसे ही होती है दिल्ली एनसीआर में जाम लगना शुरू हो जाता है। जगह जगह पानी भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। देखिए ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हम बोल रहे हैं पूजा, बल्कि आपने देखा ही होगा कि हम चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात कर लें या फिर हम पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करें, वहाँ भी भारी बारिश से तबाही का मंजर इस वक्त साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में इसका असर किस तरीके से हो रहा है ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। इसके अलावा ये कल की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी अमूमन यही स्थिति बनेगी क्योंकि आज भी दिल्ली एनसीआर पानी से सराबोर नजर आ रहा है। चले ठीक है। और जिस तरह से ट्रैफिक जाम की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये परेशानी अभी कुछ दिन और आपको झेलनी पड़ सकती है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। पैरालंपिक में कपिल ने रचा इतिहास, पहली बार जूडो में पदक जीत लिया कपिल ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीट कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कपिल ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्राजील के 36 खिलाड़ियों को सिर्फ 33 सेकंड में हराते हुए ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। इसके बाद से ही पैरालंपिक इतिहास में जूडो में मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत का 25वां मेल है और इसके साथ ही भारत ने पेरिस गेम्स के अपने मॉडल लक्ष्य को हासिल भी कर लिया है। देखिए कपिल ने आपको बता दें ब्राजील के एलेक्स अल्टर के डिओलिवेरा को 10-0 से हराते हुए सफलता हासिल की। इस पैरालंपिक में भारत का ये 11वां ब्रॉन्ज मेडल है। कपिल ने आपको बता दें पुरुषों की 60 किलोग्राम की J1 कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए आपको अब जो टैली है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। अब तक 5 स्वर्ण पदक हो चुके हैं, 9 रजत हो चुके हैं, 11 ब्रॉन्ज समेत 25 मेडल भारत जीत चुका है। पिछली बार से भी ज्यादा यानी कि 6 बार से ज्यादा मेडल जीत चुका है। तो भारत का जो स्वर्णिम सफर है वो लगातार जारी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने एक ही इवेंट में सोना चांदी दोनों ही जीत लिए हों। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने स्वर्ण, प्रणव ने रजत पदक हासिल किया। इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक की बराबरी कर ली। हालांकि पिछले पैरालंपिक में इस बार हम स्वर्ण 6 पदक ज्यादा जीत चुके हैं, जो कि भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। बिल्कुल देखिए, और मेडल जीत लिया भारत ने। बचपन में करंट लगने के कारण धीरे धीरे कपिल की आंखों की रोशनी कम होने लग गई थी, जिसका असर अभी तक उनके जीवन पर दिखाई देता है। ऐसे में बेहद कम नजर के बावजूद कपिल ने खुद को पैरालंपिक के लिए तैयार किया और आज से ऐतिहासिक सफलता उनकी झोली में पहुंचा दी। लेकिन चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत विरोध भी नहीं आया काम, संकट में फंसी जस्टिन ट्रूडो सरकार। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को 4 सितंबर को आपको बता दें कि ये बड़ी बात कही है
जिसमें एक बड़ा झटका लगा जब उनकी अल्पमत सरकार को समर्थन देने वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कदम के बाद ट्रूडो को अपनी सरकार चलाने के लिए एक नए गठबंधन की तलाश करनी पड़ रही है। एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने 2022 में ट्रूडो के साथ किए गए समझौते को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने धैर्य अब खत्म हो गया है। हालांकि ट्रूडो ने शुरुआती चुनाव की बातों को खारिज किया, कहा उनकी प्राथमिकता कनाडाई जनता के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हम कनाडाई लोगों के लिए काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव तक हम उन्हें पूरा भी कर लेंगे। बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से भारत का विरोध किया जा रहा है और इस तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ ही जाता है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार राजनीतिक संकट में फंस गई है। जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिससे वो अल्पमत में आ गए हैं। जगमीत ने आरोप लगाया कि लिबरल पार्टी की सरकार कॉरपोरेट के प्रभाव में और जनता से कट गई है। अब ट्रूडो को सत्ता पक्ष में बने रहने के लिए अन्य दलों का समर्थन संयुक्त जरूरी है। वहीं खालिस्तान समर्थक का माना जाता है, इसलिए ट्रूडो कई बार खालिस्तान की गतिविधियों को नज़रअंदाज कर भारत को ही कटघरे में खड़ा कर चुका है, लेकिन अब वो खुद इस जाल में फंसा हुआ है। तो देखिए, साफ तौर पर यह है कि अभी फिलहाल जो समर्थन है वो वापस ले लिया है जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से। देखिए, यदि आप बता दें कि इस बीच सर्वे के मुताबिक यदि अभी चुनाव होते हैं तो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिल सकता है। देखिए, आपको बता दें ट्रूडो ने लगातार भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। जब भी खालिस्तानियों का विरोध भारत की ओर से किया जाता है तो ट्रूडो ने कई मर्तबा ऐसा किया है कि भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की और इसका जवाब भारत ने कई मर्तबा मुंहतोड़ तरीके से दिया और कहीं ना कहीं बैकफुट पे हमेशा ही ट्रूडो को पूजा आना पड़ा है। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलाकात हुई, उसके बाद ये लाजमी भी है बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान या झुकाव होना कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आपकी पार्टी को और आपके पार्टी के नेता को देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी का ही कारण है कि अब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी पर भी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, देखते हैं अब इस बीच में भारत तक क्या कुछ रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।